पहले एंजाइना पेक्टोरस में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है वो देख लेते हैं। एंजाइना पेक्टोरस ये होता है कि आपको ना प्रेशर लाइक में स्ट्रेंगलिंग पेन हो जी कार्डियक इस्कीमिया की वजह से। अब ड्रग कौन सी यूज़ होती हैं कब एंजाइना पेक्टोरस में? या तो हम वेसोडाइलेटर देते हैं जिनमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं, कार्डियक डिप्रेसेंट्स दे देते हैं जिनमें कैल्शियम ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर आ जाते हैं। अदर ड्रग मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर्स होते हैं या रेट मॉडिफायर्स होते हैं। अब हम नाइट्रेट्स में हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो से होते हैं वो होते हैं सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के लिए ओरल होते हैं आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन और पैंटी एरिथ्रिट्रायोल टेट्रानाइट्रेट। यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रांसटर्मल नाइट्रोग्लिसरीन। ये हम आगे सारे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एंजाइना की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ये देखें, एंजाइना की 3 टाइप्स होती हैं जी। एक स्टेबल एंजाइना होता है जो कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारे पास जो पेन होती है ये यहाँ पर हमने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लिया है थीरोसिक्लिटिक प्लाक है जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी नहीं जा रही। तो इसको हम रेस्ट से रिलीव कर सकते हैं या हम नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। ये जो सा एफर्ट जितना चाहिए होता है वो वेरी नहीं करता इस अंजाना में। इसमें अंजाना में फ्रीक्वेंसी और जितना एफर्ट इसको प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है वो वेरी करता है। जैसे पहले आप 10 मिनट एक्सरसाइज करें तो अंजाना होती थी, अब आप 5 मिनट करें तो अंजाना होने लग गई है। ये एपिसोड ना 20 मिनट से ज़्यादा तक रह सकता है और इसकी वजह प्लेटलेट एग्रीगेशन वेसल में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होती है। प्लीट्स एंजाइना में ये होता है कि आपके ना नेचुरली कौन सी वेसल्स हैं वो वेसोस्पैज्म कर जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता और आपके पास ना ये प्लीट्स एंजाइना आ जाता है। और ये एक्सरसाइज का इससे कोई रिलेशन नहीं होता, ये यूजुअली रेस्ट पे होता है। हमने अब देखनी है कि कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास डायस्टोलिक फैक्टर होते हैं, सिस्टोलिक फैक्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्लड वॉल्यूम वेनस टोन, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम और वेनस टोन जो सा होते हैं इन दोनों ने डिसाइड करना होता है कि हार्ट में ब्लड कितना आएगा डायस्टोल में। सिस्टोलिक फैक्टर में हार्ट रेट, हार्ट फोर्स, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एजेक्शन टाइम जो सा वो होता है। ये इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन को डिसाइड करते हैं जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को डिसाइड करता है। जो सा हमारे पास है इंट्रामायोकार्डियल फाइबर टेंशन वो ये लिखी हुई है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मायोकार्डियल फाइबर एट एनी गिवन, मतलब जो सी फोर्स एक्सर्ट करते हैं ना मायोकार्डियल फाइबर, मसलन ज़्यादा अब उसमें से वेनस ब्लड आएगा तो ज़्यादा उनको फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी तो उसको इंट्रामायोकार्डियल फाइबर टेंशन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। इस बारे में सिर्फ ये देख लें हम डबल, बाकी सारा वही लिखा हुआ है। हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, इनको मल्टीप्लाई करें तो डबल प्रोडक्ट आता है जो कि हमारे पास एक मेजर होता है कार्डियक वर्क और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का। थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजीज हमारे पास क्या होती हैं? थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजी 2 तरह से होती हैं, या तो हम ऑक्सीजन की डिलीवरी को ज़्यादा कर दें या उसका यूज़ कम कर दें। अब हमारे पास ना जी जो मैंने आपको पीछे बताया थे मेटाबॉलिज्म को चेंज करने के लिए कुछ ड्रग हमने किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे एक्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास आ जाता है जी पी फॉक्स इनहिबिटर। ये पी फॉक्स इनहिबिटर ऑक्सीजन की यूज़ को ऐसे करते हैं कि ये ना ऑक्सीजन डिमांड इस तरह कम करते हैं कि फिर फैटी एसिड की जगह हार्ट के मसल को ना ग्लूकोज यूज़ करवाना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रेनोलाजिन। रेनोलाजिन जो से वो डिक्रीज सोडियम करंट्स करती है ताकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम हो। इवाब्यूराइड जो है वो फनी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है ऐसे नोड में जिसकी वजह से उसकी जो सी पेसमेकर एक्टिविटी वो कम हो जाती है। ये हमारे पास होते थे। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो से होते हैं हमारे पास बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट्स में हमारे पास से शॉर्ट एक्टिंग और जो से होते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और वेरी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। वेरी शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल, आइसोसोर्बोइड डाइनाइट्रेट सबलिंगुअल। इंटरमीडिएट में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोग्लिसरीन ओरल और आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट या मोनोनाइट्रेट ओरल, या फिर पेंटी एरिथ्रिट्रायोल और टेट्रानाइट्रेट ये भी ओरल। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में माइल नाइट्रेट आ जाता है। और हमारे पास इसमें इसकी एक्यूट एंजाइना ये हमारे पास है सबलिंगुअल एंजाइना पेक्टोरस के एक्यूट अटैक में, बाकी सारे प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होते हैं। इसकी 1 मिनट होती है शॉर्ट एक्टिंग की। उसके बाद जो सी होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग 2 to 4 आवर होती है, इसकी जो सी होती है 24 आवर होती है। और ये जो सी होती है 1 to 5 मिनट्स के लिए होते हैं इसके इफेक्ट। अब नाइट्रोग्लिसरीन जो सा होता है ये हमारे पास डीनाइट्रेटेड हो जाता है लिवर में ग्लाइसरल डाइनाइट्रेट, और उसके भी हमारे पास वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट होते हैं। फिर ये मोनोनाइट्रेट में लिवर में कन्वर्ट होता है लेकिन उसके इफेक्ट हमारे पास कम होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं हम नाइट्रेट्स का सबका। सोडियम ये जो सा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराता है जो कि गुआनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कराता है, साइक्लिक जीएमपी के लेवल जाते होते हैं। मायोसिन लाइट चेन केन की फॉस्फोराइलेशन होती है और मसल रिलैक्सेशन होते हैं। इसकी ड्रग इंटरेक्शन होती है मिलिरिन और स्लाइडनाफिल जो से पीडीई इनहिबिटर्स होते हैं वो भी साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करवाते हैं।
फिर उसके बाद इसके सिस्टेमिक इफेक्ट होते हैं। CVS पे हमारे पास वेजोडाइलेशन कराएगा तो वेनोडाइलेशन होगी तो हमारे पास कार्डियक प्रीलोड कम होगा, आर्टीरियोडाइलेशन होगी तो आफ्टर लोड कम होगा। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट वेन पे होता है और सबसे कम आर्ट्रियोल्स पे होता है। GIT पे ये मसल्स को रिलैक्स करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में मसल ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करेगा, जेनिटो यूनिटरी में भी रिलैक्स करेगा। अब हमारे पास इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है मंडे डिजीज़। इंडस्ट्रियल वर्कर में ऐसे होता है कि ना जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके ना वेजोडाइलेटिंग इफेक्ट नाइट्रेट्स की वजह से जो से होते हैं उनकी ना उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। लेकिन जैसे वो वीकेंड पे घर जाते हैं तो वो टॉलरेंस खत्म हो जाती है। जब वो दोबारा आते हैं तो उनको टैकीकार्डिया, फ्लशन हेडेक, एडिमा वगैरह होता है। और ये ना इसको कहते हैं मंडे डिजीज। तो और यही नाइट्रेट्स के एडवर्स इफेक्ट भी हैं। फिर नाइट्रेट साइनाइड ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होते हैं। साइनाइड जो सा होता है इसकी बड़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाए, पर इसकी ना मेट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एबिलिटी इससे भी ज़्यादा होती है। तो फिर हम इसको कैसे इसकी पॉइजनिंग को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं अमाइल नाइट्रेट, फिर उसके बाद हम सोडियम नाइट्रेट दे देते हैं। जो सोडियम नाइट्रेट देते हैं मेट हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है। मेट हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है तो साइनाइड उसके साथ अटैच होने लग जाता है। फिर हम उसको सोडियम थायोसल्फेट देते हैं जो कि सियानो मेट हीमोग्लोबिन बना होता है ना, मेट हीमोग्लोबिन और साइनाइड अटैच होके वो थायोसाइनेट के साथ वो जो है थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे पास थायोसायनेट और मेट हीमोग्लोबिन दोबारा रिलीज हो जाती है जो हमारे पास दोबारा उसके साथ मिलती है और इस तरह हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। लेकिन अब हम इसको ना B12 यूज़ करके आजकल हम इसको ना क्योर कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी नाइट्रेट्स की मैंने आपको बता दी है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, वेजोडाइलेशन होगी, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हेडेक, मेनिंजियल पेन, ओडीमा वगैरह ये हो सकता है। और इसका मेलिटोनिन के साथ जो होता है वो होता है हमारे पास ड्रग रिएक्शन होता है क्योंकि वो भी साइक्लिक GMP के लेवल को इंक्रीज़ करती है और रिसाइक्लिक GMP के लेवल को इंक्रीज़ करती है। बाकी हमने यहाँ से सारा मैंने आपको ये वाली चीज़ें रजिस्टर से करवा दी हैं। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से थी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको मैं करवाता हूँ कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो से हमारे पास होते हैं जब भी हमारे पास ना इस्कीमिया होता है तो मेम्ब्रेन डैमेज होती है, कैल्शियम इनफ्लक्स ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ना हमारे पास कैल्शियम इनफ्लक्स ज़्यादा होता है। और वो ना जो ATP की वर्किंग होती है, ATP वर्क जो होता है विच काजेस इस्कीमिया ड्यू टू द डिक्रीज ATP, मतलब जहाँ जब ये इस्कीमिया होगा तो कैल्शियम की जो सा होगा ना इनफ्लक्स वो ज़्यादा होना चाहिए हो जाएगा। दो तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन, डाईहाइड्रोपिरिडीन। ये हमारे पास ज़्यादा इनका इफेक्ट ना हार्ट पे होता है और ये L टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। इनका वेसल पे होता है, ये वेसल पे L टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। इसके एग्जाम्पल है वैम्पिल, डिल्टियाजिन, इनके एग्जाम्पल अमालोडिपिन, फीडीपिन, कार्डिपिन, मिडोपिन। ये हमारे पास क्लिनिकल यूजेस में AV नोडल टैकी एरिथमियाज में, क्योंकि AV नोडल टैकी एरिथमियाज में, अंजाइना में, हाइपरटेंशन में, रिनोड डिजीज़ में, अंजाइना, हाइपरटेंशन, माइग्रेन में। ठीक है, ये आपने इसके याद कर लेने हैं। अब इसके एडवर्स इफेक्ट वही ये सेम ही दोनों दोनों में ये एडवर्स इफेक्ट आप लिख सकते हो। लेकिन ब्रैम्पिल के कार्डियक डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, ओडिमा, फ्लशिंग, हेडेक, रिफ्लेक्स कार्डिया, हाइपोटेंशन, जिंजावल हाइपरप्लेजिया और हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया ब्रैम्पिल का है। और डिल्टियाजम जो है वो ओडिमा करवाता है। कैल्शियम चैनल जो हमने पढ़े हैं ना इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। और इसको हम नेफिडिपिन जो है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक्यूट अटैक में, वैसे ही प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी में यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में जो से हमारे पास होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं जी मेट्रोप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, ये वाले सारे हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास ना एंटी एंजाइनल इसके इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये हार्ट पे जो से होते हैं ना हार्ट के पे ऊपर बीटा एड्रेनल रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, हार्ट रेट, कार्डियक फॉर ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ होते हैं, एक्यूट अटैक में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये हमारे पास इफेक्टिव होते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं वेजोस्पास्टिक एंजाइना में। और अच्छा, बीटा ब्लॉकर और नाइट्रेट हमारे पास यूजली कंबाइन किए जाते हैं हम ताकि इनके एडवर्स इफेक्ट हैं जो उनसे वो कम से कम आए। क्योंकि जब हम अकेले नाइट्रेट दें तो आपको पता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है, अगर बीटा ब्लॉकर दिया होगा तो वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये टेबल देख लें आप। सबसे पहले मैं हमारे पास जी ये रेनोलाजीन वाले न्यूअर ड्रग्स मैंने आपको करवा दी हैं। टेबल में हम देख लेते हैं। सबसे हम पहले हमारे पास है जी हमने नाइट्रेट से लोन दिए, हार्ट रेट जोन से क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेंशन हुई, पायरोसेप्टर रिफ्लेक्स गया, रिफ्लेक्स इंक्रीज, आर्टीरियल प्रेशर वेजोडाइलेशन की वजह से डिक्रीज, एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, रिफ्लेक्स इंक्रीज, एजेक्शन टाइम भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज। ये हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज क्योंकि इसने रिसेप्टर को ब्लॉक किया, आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो सा होता है वो इसका इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो से हमारे पास जब उधर ब्लॉक हो जाएंगे वेन पे कैल्शियम वेन पे जो से बीटा ब्लॉकर ब्लॉक कर देंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज,
एजेक्शन टाइम इंक्रीज़ होता है, और यही इसका होता है एडवर्स इफेक्ट भी कि जो सी बीटा ब्लॉकर होते हैं वो हमारे पास इजेक्शन टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जो सी ऑक्सीजन डिमांड वो कम हो जाती है, और ये अगर हम नाइट्रेट्स को बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इंक्रीज के साथ यूज़ करें तो सारी चीज़ें हमारे पास डिक्रीज़ होती हैं। अब हमने देखना है कि पेशेंट को अंजाइना के साथ क्या क्या हो, तो हमने उसको क्या कोई डिसीज़ उसके साथ और कोमोर्बिडिटीज़ हों तो हमने क्यों कौन से ग्रुप उसको नहीं देने, ये कौन से प्रिफर करने। अंजाइना हो हम बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं, नाइट्रेट भी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी। अगर पेशेंट डायबिटीज़ का तो हम उसको बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट्स देंगे। हाइपरटेंशन और क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट को हम तीनों ही दे सकते हैं। एमआई के पेशेंट को हम नाइट्रेट बीटा ब्लॉकर देंगे, लेकिन उसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे।